आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। अफगान हुक्काम ने कहा कि एक रोज कबल बागैस सूबे में तालिबान ग्रुप के हमले में 21 अफराद हलाक हो गए थे और यह हमले मुल्क के मगरबी हिस्से बागैस सूबे के 2 मुख्तलिफ इलाकों में किए गए। खबरों के मुताबिक दोनों हमले पुलिस चौकियों पर किए गए। मरने वालों में 14 पुलिस एहलकार और 7 हुकूमत हामी जंगजू शामिल हैं। इसके अलावा 9 अफराद जख्मी भी। दूसरी जानिब हमले की जिम्मेदारी लेते हुए तालिबान ने 34 पुलिस एहलकारों के मारे जाने का दावा किया है। यह हमले उस वक्त हो रहे हैं जबकि अफगान हुकूमत तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात की बहाली की कोशिश कर रही है। इधर अल हदीदा पोर्ट पर जहाजों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी है, लेकिन अरब इत्तेहाद फौज का इल्जाम है कि हौसी जंगजू इंसानी इमदाद के भेजी जा रही अशिया की नकल और अमल में रुकावट पैदा कर रहे हैं। इत्तेहाद के तर्जुमान का कहना है कि इमदादी सामान को, खासतौर से इमदादी सामान को दूसरी जगह भेजने में न सिर्फ रखना डाला जा रहा है बल्कि हौसी इसे अपने कब्जे में भी ले रहे हैं। इसके अलावा इत्तेहाद ने हौसियों पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का भी इल्जाम आयद किया है। उसका कहना है कि अब तक 368 दफा सीज फायर की खिलाफ वर्जी की जा चुकी है। इत्तेहादी फौज ने सीज फायर का खुद को पाबंद अहद बताते हुए कहा है कि यमनी हुकूमत यूएन पीस मिशन को मुकम्मल ताउन कर रहा है। और अमेरिकी सदर के कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन ने तुर्की सदर एर्दोगान के मुशीर इब्राहिम कालीन से मुलाकात की और शाम से अमेरिकी फौज के इनखला के हवाले से तफसीली बातचीत की। मुलाकात के दौरान दोनों जानिब से सीनियर फौजी ओहदेदार भी शामिल थे, लेकिन बातचीत की कोई तफसीलात मीडिया में जारी नहीं की गई है। तयशुदा प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी आखिरी वक्त में मनसूख कर दिया गया। वाज़ेह है कि एक दिन कबल इसराइल कयाम के दौरान जॉन बोल्टन ने कुर्द जंगजुओं के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तुर्की की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा था कि कुर्द जंगजुओं पर हमला करने की कतई इजाजत नहीं दी जाएगी। बोल्टन के इस बयान पर तुर्की की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया था। मुलाकात से एन कबल अमेरिकी रोजनामा न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया तुर्की सदर के मजमून के बाद तरह तरह के कयास भी लगने लगे थे। एर्दोगान ने अपने मजमून में लिखा है कि अमेरिकी फौज के इनखला की मनसूबाबंदी में एहतियात से काम लेना चाहिए और शाम के हवाले से दीगर इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर ही इनखला का अमल शुरू किया जाए। एर्दोगान का कहना है कि दाइश के मुकम्मल खात्मे की सलाहियत सिर्फ तुर्की में है। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी शाम से फौजियों के इनखला को लेकर पैदा हो रहे खदशात को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दाइश के खिलाफ अभी अमेरिका की जंग खत्म नहीं हुई है, इसलिए शाम से अमेरिकी फौज का इनखला बावकार अंदाज में होगा। वाज़ेह हो कि इससे कबल फौजों की वापसी के फैसले का ऐलान करते वक्त उन्होंने कहा कि खित्ते में दाइश का खात्मा हो चुका है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फौज की शाम से वापसी मुनासिब रफ्तार से होगी और इस दौरान दाइश के खिलाफ जारी भी रहेगी जंग। व्हाइट हाउस की जानिब से भी सदर के इस अंदिए का वाज़ेह तौर पर इजहार किया गया है। तर्जुमान मर्सडीज शलाप ने कहा है कि सदर ट्रंप के मौक़िफ़ में किसी भी तरह की तब्दीली रूनुमा नहीं हुई है। और इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ शौकत भारती साहब जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के शाम से फौजियों के इनखला को लेकर जो खदशात हैं उनको दूर करने की कोशिश को आप किस तरह से देखते हैं आलमी उमूर के माहिर के तौर पर? देखिए, ये जो विड्रॉ हो रहा है, ठीक है, इसमें किसी न किसी तरीके से एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है, अगर इसको प्रॉपर ढंग से नहीं हैंडल किया गया, ईरान, टर्की, रशिया, इन लोग और सीरिया ने मिलकर, तो फिर एक नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जो इलाका खाली हो रहा है, ठीक है, उस पर कब्जा करने की होड़ लगी हुई है। एक तरफ जो है टर्की जो है उसमें अपना कब्जा और अपना हाथ जो है अपर रखना चाहता है और रेबेलियंस को उसका बहुत बड़ा सपोर्ट है और वो वहां के ग्रुप को चाहता है कि उनको आगे बढ़ाएं। और ये इनका ये अशरुल अशरार जो है इनका अल्शर क्या करके एक ग्रुप है पूरा, जिसको पूरी तरीके से ये सपोर्ट करते हैं। इन्होंने मंबिज के इलाका जैसे ही खाली होने लगा वहां के ऊपर इन्होंने अटैक करवा दिया। अब मंबिज को क्या नाम है कब्जा करने के लिए सीरियन आर्मी भी आगे बढ़ रही है, उसने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो ये जो इस वक्त के हालात बन रहे हैं वो बहुत खराब बन रहे हैं, क्योंकि
कुर्दों को पूरा सपोर्ट था इनका क्या नाम है अमेरिका का जी, और कुर्दों को पसंद नहीं करता टर्की, ठीक है। और आफरीन के ऊपर जो है टर्की का 2018 जनवरी 2018 से कभी न कभी लगातार अटैक चलता ही रहता है। तो वो जो सिचुएशन बनी हुई है वो अगर कंटिन्यू हो गई, यानी टर्की ये चाहते हैं कि कुर्दों को हम जाकर सीरिया के अंदर मारते रहें। अब कुर्द आफ्टर ऑल वो नेशनल है, नेशनली वो क्या नाम, वो सीरियन नेशनल है, तो सीरियन नेशनल है तो सीरियन आर्मी को उसमें इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। ये कैसे पॉसिबल होगी कि जब इसराइल आकर सीरिया में अटैक करता है तो उसके ऊपर बातचीत होती है, तो अगर टर्की आकर सीरिया के अंदर अटैक करेगा तो फिर वो कैसे सीरियन टेरिटरी के अंदर अटैक उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। तो ये जो सारी चीजें चल रही हैं, इसको अगर आप देखें तो अमेरिका हटने के बाद पूरी तरीके से टर्की को और सीरिया को एक बार फिर से उलझाना चाहता है। और इस मामले को अगर ईरान, टर्की, रशिया और सीरिया सीरियस तरीके से नहीं लेंगे तो ये मामला बढ़ जाएगा, क्योंकि तो इसलिए वो फिर ये बात कहते हैं, दो तरह की बातें करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि दाइश का खात्मा हो चुका है, दूसरी तरफ कहते हैं कि दाइश के खिलाफ हमारी जंग अभी खत्म नहीं हुई। देखिए, वो वहां के ऊपर पैसे के लिए आए थे, ठीक है जी, और इनको पैसा नहीं मिला। अभी फंडिंग हो जाती बड़ी सऊदी अरेबिया की तरफ से, उन्होंने कहा था भाई अगर तुमको वहां मुझे रोकना है तो पैसा दो, तो खुली हुई बातचीत है, इनको पैसा मिलेगा तो वहां के ऊपर रुकेंगे। अपने खर्चे के ऊपर, अपनी कंट्री के बोझ के ऊपर ये वहां के ऊपर नहीं रुक सकते, क्योंकि आप देख रहे हैं खुद अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ जो है मुखालफत बढ़ती चली जा रही है, लगातार रेजोल्यूशन दे रहे हैं। मैटिस ने रेजोल्यूशन दिया, उसके बाद अभी देखिए पॉम्पियो वाला मामला चला। तो कौन सी जो सिचुएशन है अमेरिका की खुद खराब हो रही है। अब अमेरिका को वहां से एक काम करना है, फिर से इन लोगों को उलझा देना है ताकि सीरिया के अंदर पीस ना हो, उलझन बनी रहे, जो इसराइल के लिए ज्यादा फायदेमंद है। ये हिकमत अमली हो सकती है, ये हिकमत अमली हो सकती है। लेकिन क्या वहां की कंट्रीज और उनकी सियासी जमातें और उनकी हुकूमतें इस चीज को समझ पा रही हैं, समझ पाएंगी? देखिए, सैटरडे को जो टर्की का एक वफद मॉस्को गया था, उसने वहां पर भी बातचीत की है, ठीक है जी। और उसके अलावा ये ईरान से टर्की की बातचीत चल रही है, सीरिया को भी समझाया जा रहा है, रशिया को फिर से इसमें यहाँ के ऊपर इस पीस प्रोसेस में पूरे तरीके से ज्यादा ताकत से इन्वॉल्व होकर इन सारे मामलों को रोकना पड़ेगा। और ये टर्की जो इन्होंने बिल्कुल खुला हुआ बॉर्डर समझकर जो रशिया के अंदर लगातार अटैक कर रहे हैं, ठीक है कि हमारा तो राइट है, वहां पे कुर्द है, तो इनको भी समझना पड़ेगा। और यही वजह है कि आप देख लीजिए कि इस वक्त अमेरिका और टर्की के बीच में भी थोड़ा सा जॉन बोल्टन के जाने के बावजूद भी देख रहे हैं कि वहां की क्या सिचुएशन है। यानी टर्की पसंद नहीं कर रहा था कि अमेरिका वहां से विड्रॉ करे, तो ये तो ओपन हो गया कि टर्की खुद चाहता था कि अमेरिका वहां के ऊपर दें, रशिया चाहता था अमेरिका हटे, ईरान चाहता था अमेरिका हटे, सीरिया चाहता था अमेरिका हटे, लेकिन टर्की चाहता था कि वहां के ऊपर अमेरिका रहे। तो अमेरिका के रहने से इनको फायदा मिल रहा था पूरी तरीके से, ठीक है। तो अब इस वक्त समझदारी यह है एर्दोगान की भी, असद की भी और पुतिन की भी और रूहानी साहब की भी कि सब के सब बैठकर इस सिचुएशन को देखें। और उन्होंने क्या किया कि हम तो तुमको लड़ाने के लिए यहाँ के ऊपर एक हड्डी डालकर जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं अपने घर, तुम लोग लौटे हो। जी, बहुत अहम बात आपके जरिए इस खबर को लेकर बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब, मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट और आलमी उमूर के माहिर भी हैं आप, और बहुत सुलझे हुए अंदाज में अपनी बात रखते हैं वर्ल्ड मसाइल पर, दुनिया के अलग अलग खित्तों के मसाइल पर। बदनवानी के इल्जाम से घिरे इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए सरकारी गवाह से खुद सवाल पूछने का मुतालबा किया है। उन्होंने चैलेंज के अंदाज में कहा कि जिन गवाहों को उनके खिलाफ खड़ा किया गया है वो उनसे खासतौर से बिला मुशाफा बात करना पसंद करेंगे। ये बातें उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम के दौरान कही, और इस प्रोग्राम को लेकर लोगों में उस वक्त काफी दिलचस्पी पैदा हो गई थी जब उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि टीवी पर वो एक अहम ऐलान करने जा रहे हैं। ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर उनके इस्तीफे की चर्चा होने लगी थी, लेकिन स्पीच से वाज़ेह हो गया कि अपोजिशन से मुकाबले के लिए पूरी तरह से वो तैयार हैं। खुद को बेगुनाह बताते हुए उन्होंने मौजूदा तनाज़े के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ को जिम्मेदार ठहराया था, और इसके जवाब में वज़ारत इंसाफ ने कहा कि मामले की जांच गैर जानिबदार और शफाफ तरीके से की जा रही है।
आपको बता दें कि आइंदा अप्रैल को होने वाले आम इंतखाबात में अपोजिशन इसे अहम सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना ने वजीर आजम का ओहदा संभाल लिया है। गुज़िश्ता माह आम इंतखाबात में शेख हसीना वाजिद की पार्टी अवामी लीग ने 90% से भी ज्यादा सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। हालांकि साबिका आम इंतखाबात की तरह इस दफा भी अवामी लीग पर इंतखाबात के दौरान धांधली और बदउनवानी का इल्जाम लगाया गया। अपोजिशन ने नताइज को मज़ाइक़ा खेज करार देते हुए नए सिरे से इंतखाब कराने का मुतालबा किया था। अवामी लीग और इलेक्शन कमीशन दोनों ने इल्जामात की तरदीद करते हुए दोबारा इंतखाबात कराने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। हलफ बर्दारी की तकरीब सदारती महल में हुई और सदर अब्दुल हामिद ने वजीर आजम और कैबिनेट वज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। यूरोप की सर्दी का असर अब मशरिक वुस्ता तक पहुंच गया है। लेबनान के शुमाली इलाके में बर्फबारी के सबब पहाड़ियों का मंजर काफी दिलकश हो गया है। पूरी चोटी सफेद बर्फ की चादर लपेटे हुए है और सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिन तक बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। वादी कादिशा में 60 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान है। वाज़ेह है कि वादी कादिशा यूनेस्को की आलमी विरासत की फहरिस्त में दर्ज है। यहाँ पर मसीही दौर की बेहद कदीम खानकाहें मौजूद हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले देवदार के दरख्त में अपनी नौइयत के एतबार में काफी ये मुख्तलिफ भी होते हैं। हिंदुस्तान के 3 रोजा दौरे पर आए जापानी वजीर खारजा तारो कोनऊ ने आज इंडो जापान फ्रेंडशिप फोरम के प्रोग्राम में शिरकत की और दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात पर रोशनी डाली। पहली दफा हिंदुस्तान दौरे पर आए जापानी वजीर खारजा इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अपने हम मनसब सुषमा स्वराज से भी उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान लीडरान के माबैन बाहमी और आलमी उमूर पर चर्चा की गई। वज़राए खारजा की मीटिंग में आला सतही वफ्द भी शामिल हुआ। मीटिंग के दौरान बाहमी दिलचस्पी वाले शोबों में ताउन और इश्तराक के हवाले से गौर खोज किया गया। वजारत खारजा के मुताबिक दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में तदरीजन मजबूती आ रही है। वाज़ेह हो कि मौजूदा एनडीए हुकूमत के दौरान हिंदुस्तान और जापान के बाहमी ताल्लुकात बेहद मजबूत हुए हैं। वजीर आजम की दावत पर जापानी वजीर आजम शिंजो आबे भी हिंदुस्तान के दौरे पर आ चुके हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के सबब कई मामलों में अहम पेशरफ्त हुई है। गुज़िश्ता साल वजीर खारजा सुषमा स्वराज इंडिया जापान डायलॉग फोरम में शिरकत के लिए जापान गई थीं। नॉर्वे की वजीर आजम इरना सोलबर्ग ने कश्मीर मसले पर सालसी की पेशकश की है। हिंदुस्तान के दौरे पर आई नॉर्वे की वजीर आजम ने दोनों मुल्कों को दिफाई बजट में तखफीफ कर सेहत और तालीमी शोबे में सरमायाकारी का मशवरा दिया। इंडिया नॉर्वे बिजनेस समिट से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से नॉर्वे हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह है। उन्होंने तहकीकी और तकनीक के शोबे में भी हिंदुस्तान के साथ ताउन और इश्तिराक की उम्मीद जाहिर की है। दोनों मुल्कों ने आज बाहमी तिजारत को फरोग देने के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए। दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त बाहमी कारोबार $1.2 बिलियन का है। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन सख्त सिक्योरिटी के दरमियान आज सुबह चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे। साबिका दौरे की तरह इस दफा भी खुसूसी ट्रेन से चीन वो पहुंचे थे और पिछले दौरे में भी वो हरे और पीले रंग वाली इसी तरह की एक ट्रेन से आए थे, लेकिन वो वही ट्रेन है जिसमें इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। ट्रेन की आमद के बाद सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस की गाड़ियों का एक बड़ा काफिला राजधानी के चानगान एवेन्यू से गुजरते देखा गया। इस दौरान क्रॉसिंग की चारों जानिब ट्रैफिक रोक दिया गया था। आपको बता दें कि किम जोंग का ये काफिला था। किम जोंग चीन सदर शी जिनपिंग की दावत पर बीजिंग आए हैं। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक किम जोंग 10 जनवरी तक चीन में रहेंगे और उनके हमरा उनकी अहलिया और बड़ा सरकारी वफ्द भी आया हुआ। और ये दौरा उस वक्त हो रहा है जब नए साल के मौके पर उन्होंने अमेरिका को खासतौर से मुतनब्बे करते हुए कहा था कि अगर पाबंदियां और दबाव बढ़ा तो शुमाली कोरिया के लिए मुतबादिल रास्ते खुले हुए हैं। वाज़ेह हो कि किम जोंग गुज़िश्ता साल 3 दफा चीन के दौरे पर आए थे। शुमाली कोरिया के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम की तनकीद करने के बावजूद हकीकत यह है कि चीन सियासी और इक्तिसादी सतह पर शुमाली कोरिया का सबसे बड़ा हामी है। आलमी बैंक के सदर जिम यंग किम ने अपने ओहदे से
इस्तीफा दे दिया है। गुज़िश्ता 6 सालों से इस ओहदे पर फायज जिम यंग रवां माह के आखिरी तक इस ओहदे पर रहेंगे। आलमी बैंक ने एक बयान जारी करके इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सीईओ क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को कारगुजार सदर बनाया गया है। 1 फरवरी से वो ये जिम्मेदारी संभालेंगी। जिम के इस्तीफे को गैर मुतवक्के माना जा रहा है। 2 साल कबल ही उन्हें उनकी दूसरी मुद्दत के लिए आलमी बैंक का सरबराह मुकर्रर किया गया था। पहली दफा उन्होंने 1 जुलाई 2012 को यह ओहदा संभाला था। इससे कबल वो अमेरिका के मशहूर तालीमी इदारे डार्टमाउथ कॉलेज के सदर रह चुके थे। इस्तीफे का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में आलमी बैंक की अहमियत अब पहले से ज्यादा बढ़ गई है। इस्तीफे के बाद उनका इरादा तरक्की पजीर ममालिक में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में अपनी तवानाई सर्फ करना है। चीनी वजारत खजाना ने अमेरिकी सदर के इस बयान को खारिज कर दिया है कि ट्रेड वार से चीनी मईशत को अमेरिका के बनिस्बत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ट्रेड वार को खत्म करने के लिए मौजूदा कोशिश को ट्रंप इंतजामिया इसी तनाजुर में पेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने साफ कहा है कि मौजूदा बातचीत का मकसद दोनों मुल्कों के साथ साथ आलमी मईशत को बहरान से बचाना है। चीनी तर्जुमान का कहना है कि बाहमी तजारती इख्तलाफ से दीगर ममालिक भी मुतासर हो रहे हैं और ये किसी के लिए भी बेहतर नहीं है। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी कॉमर्स मिनिस्ट्री का एक वफ्द 2 रोज़ा दौरे पर बीजिंग में मौजूद है। सदर ट्रंप और जिनपिंग के दरमियान अर्जेंटीना में हुई मुलाकात के बाद ट्रेड वार को खत्म करने पर रजामंदी जाहिर की गई थी। इधर चीन के हार्बिन शहर में चल रहे वर्ल्ड फेमस आइस फेस्टिवल में इस बार 16 ममालिक के आर्टिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। हार्बिन आइस फेस्टिवल में बर्फ से मसनूआत बनाने के मुकाबले का आज आखिरी दिन है और आज ही मुकाबले के नतीजों का ऐलान भी होने जा रहा है। और हर साल की तरह अलग अलग तरह के आर्ट बनाने के लिए इस बार यहाँ पर 16 ममालिक के आर्टिस्ट जमा हुए हैं। यहाँ पर बर्फ से बनी शक्लें रंग बिरंगी लाइटों की वजह से और भी ज्यादा पुरकशिश लगती हैं और करीब 6 लाख स्क्वायर मीटर में फैले स्नो वर्ल्ड को 2 लाख क्यूबिक मीटर बर्फ से तैयार किया गया है। I've never been to China before or Harbin. It's like nothing I've ever seen before. It's so beautiful. The craftsmanship of all of the pieces are amazing. There's so many talented artists here. तो आलाजाद को 10% रिजर्वेशन को लेकर आइन में तरमीम को लेकर के इस वक्त वोटिंग जारी है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी है। आप रहिए जी सलाम के साथ।